नमस्कार, आप देख रहे हैं TTNRST। नरेश उत्तम पटेल लोकसभा चुनाव मैदान पर उतर जनता के बीच अखिलेश की संकल्पनाओं को घोषणाओं को सही साबित करने का बीड़ा उठाकर फतेहपुर लोकसभा 49 की हदगांव की जमीन से जनता को 2017 से लेकर अब तक का सही स्पष्टीकरण करते हुए कहा, नो कंफ्यूजन नो मिस्टेक ओनली एक। अखिलेश के जैसे शब्दों भरी सभा को संबोधित करते हुए सभा का समझाया, फतेहपुर वासियों के साथ हुए भेदभाव को समझाने का प्रयत्न किया। पेश एक रिपोर्ट। उत्साह तगड़ा राकेश सचान यहाँ नहीं है, वो भले ही दूसरी पार्टी में चले गए। इन तमाम नौजवानों ने कहा यह गलत हो गया, यहाँ के जिलाधिकारी के ऊपर हमला करो। हमने कहा जिलाधिकारी तो भाग गया, पुलिस कप्तान के बीच से भाग गया। यहाँ पर अब तो सिपाही बचे हैं या लोक दल के कार्यकर्ता बचे हैं। ऐसा कोई काम न होने पावे जिससे यहाँ पर हिंसा हो जाए। हम हिंसा पर विश्वास नहीं करते। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं, हम चौधरी चरण सिंह को मानने वाले लोग हैं। हम अहिंसक आंदोलन करेंगे। तो मुझे कई लोगों ने कहा कि आप डरते क्यों हैं? मैंने कहा मैं डरता नहीं हूं, मेरी समझ बड़ी है। ये आंदोलन हिंसक कभी सफल नहीं होता, अहिंसक आंदोलन ही सफल होता है। हम सारे लोग 108 वोट से पिछड़ गए और पिछड़ करके हमको सर्टिफिकेट नहीं दिया, लेकिन फिर भी मेरे क्षेत्र ने मुझे प्यार दिया, सहयोग दिया, हिम्मत दिया। जनता का विधायक बोलना जाने लगा इसी क्षेत्र में सर्टिफिकेट किसी दूसरे को, लेकिन मैं जनता का विधायक लगातार रहा। मैं अपने सीमित संसाधनों से काम करता रहा और काम करते करते माननीय उच्च न्यायालय में अपनी रीट याचिका का दाखिल कराया और 5 वर्ष तक मैं पिटीशन लड़ने के बाद मैं उसे भी सफल करके लाया। तत्काल के समय में उस समय फिर चुनाव डिक्लेयर हो गया 89 में, और 89 में जनता दल बन गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह को हम लोगों ने यहाँ से, हम और भाई अचल सिंह ने, दोनों लोगों ने ऑफर किया कि यहाँ से चुनाव पार्लियामेंट का VP सिंह लड़े। गोपालगंज में, मलवा में बच्चा सिंह जानते हैं, गोपालगंज में ये प्रस्ताव पास हुआ। साथी जगन्नाथ सिंह यहाँ बैठे हैं, उन्हें भी पता है कि हम ही लोगों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का लोक दल की तरफ से प्रस्ताव कर दिया कि अगर फतेहपुर से विश्वनाथ प्रताप सिंह चुनाव लड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। और उस समय बेनी वर्मा जी आए थे। बेनी वर्मा जी ने वो प्रस्ताव माननीय मुलायम सिंह यादव को दिया और माननीय मुलायम सिंह यादव ने उस समय देवीलाल जो सबसे बड़े नेता थे उनसे कह करके विश्वनाथ प्रताप सिंह को फतेहपुर का लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया। और वो विश्वनाथ प्रताप सिंह इसी जिले के लोगों ने उन्हीं विश्वनाथ प्रताप सिंह को लोकसभा का सदस्य चुना। लेकिन लोक दल के, जनता दल के, जनता पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के सारे लोगों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को भारत का प्रधानमंत्री चुन लिया। और विश्वनाथ को प्रधानमंत्री चुनने के बाद वो आंदोलन जो मंडल कमीशन के रूप में था, उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने का काम स्वर्गीय शरद यादव ने किया, रामविलास पासवान ने किया। और मंडल कमीशन इस देश में जब लागू हुआ तो यही भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच कर दिया, राम मंदिर आंदोलन चला दिया और राम मंदिर आंदोलन के बहाने पूरे देश में माहौल खराब कर दिया। मंडल और कमंडल की लड़ाई, उस समय भी दल का बंटवारा हुआ, मैं मुलायम सिंह जी के साथ, क्योंकि मुझे मुलायम सिंह जी ने बनाया था। मेरे क्षेत्र में मंडल को मानने वाले लोग, किसान लोग हैं, सारे लोगों ने यहां पर मंडल के नाम पर वोट दिया और मंडल के नाम पर स्वर्गीय छत्रपाल वर्मा जी चुनाव जीते। उसके बाद फिर चुनाव हुआ। फिर चुनाव में 1994 उस समय का जनता दल, उसका टिकट मदन गोपाल वर्मा को मिला। मैं मुलायम सिंह खेमे से प्रत्याशी बनकर आया और मैं अपनी हिम्मत नहीं हारा। मुझे वोट किसी ने दिया नहीं दिया, मैंने कभी बुरा नहीं माना। ये तो लोकतंत्र है, सबको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो अपनी बात कह सकता है, अपने मन के विचार के हिसाब से वोट करेगा। सबने किया, मैं दोबारा पराजित हुआ। डॉक्टर साहब, इसके बाद में काम करते करते मदन गोपाल वर्मा जी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। शामिल होने के बाद मैंने अपना रास्ता बदला कि एक ही जगह झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, आप कोई और काम करो। मैं संगठन के रास्ते पर गया। मैं मुलायम सिंह यादव के पास यही कहा कि मैं संगठन का काम करना चाहता हूं और संगठन से पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा तुम कर सकते हो, जितना कर सकते हो करो। और उन्होंने विभिन्न जगहों पर प्रदेश में मुझे प्रभारी बना करके, कभी आंदोलन का प्रभारी, कभी रैली का प्रभारी, कभी सभा का प्रभारी, कभी चुनाव का प्रभारी बनाकर मुलायम सिंह भेजते रहे। लेकिन मित्रों, ये बात कहना चाहता हूं, मुझे जो काम दिया गया उसको मैंने अक्षर से काम किया।
और अक्षर से काम करके मैं मुलायम सिंह यादव के हृदय में गया कि किसी तरीके से मैं भी सदन में जाऊं। मुझे मुलायम सिंह जी ने 2 बार विधान परिषद के लिए ऑफर किया, बुलाया, लेकिन बावजूद उसके वो सरकार चलाने के दबाव में मुझे एमएलसी नहीं बना पाए और कहा कि मैं तुम्हें एमएलसी तो बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं सरकार भी चलाना चाहता हूं। सरकार के दबाव में, सरकार में दबाव डाल रहे हैं कुछ विधायक, मैं उन विधायकों को असंतुष्ट कर दूंगा तो सरकार चली जाएगी। तुम बताओ, सरकार चलाना चाहते हो या विधान परिषद का सदस्य बनना चाहते हो? मैंने कहा, नेताजी आप मुख्यमंत्री बने रहे, हम जिंदगी में कुछ न होने पावे, लेकिन किसानों का, दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का भला होता रहे, यही मैं चाहता हूं। नेताजी ने मुझसे कहा कि यही मैं सोचता हूं कि तुम यही कहोगे। मैं फिर भी संतोष करते करते मैं अखिलेश यादव जी के 1999 के चुनाव का प्रभारी बना कन्नौज का, उसके बाद 2004 में मैं अखिलेश यादव जी के लोकसभा का पुनः कन्नौज का प्रभारी बना। मैंने दिन रात एक करके काम किया और अखिलेश यादव जी को आगे बढ़ाने का काम किया। अखिलेश यादव की पसंद में फिर बना और करते करते 2006 में विधान परिषद का सदस्य बना। 2012 में मैं ललितपुर में था। ललितपुर मुझे नहीं मालूम था कि मुझे दोबारा भी कभी विधान परिषद सदस्य बनाया जाएगा। मुझे दोबारा विधान परिषद का सदस्य माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह जी ने बनाया। फिर भी मैं संगठन का काम करते करते 2018 में जब 17 में सरकार चली गई, उस समय समाजवादी पार्टी में कुछ विभाजन हुआ। विभाजन पर मुझे अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी दी। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते काम करते करते तीसरी बार 2018 में मुझे अखिलेश यादव जी ने फिर विधान परिषद का सदस्य बनाया। ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा क्षण था जिस सीट को अखिलेश यादव जी, अपनी सीट, एक सीट केवल हमारी होनी थी, उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट लड़ूंगा, आपको बनाऊंगा विधान परिषद, आपसे संगठन चलवाना है। मुझे तीसरी बार बना, मैं संगठन चलाता रहा। संगठन चलाने के बाद 2018 से लगातार 2024 तक हम लोग 16 घंटे 17 घंटे काम करते करते समाजवादी पार्टी को 36.5% वोटों पर माननीय अखिलेश यादव के नाम पर 36.5%, हमारे सरकार में 126 एमएलए बना। डॉक्टर एचएन पटेल जी यहां बैठे हैं, ये उसी के उदाहरण है कि 126 एमएलए बने और सरकार नहीं बना पाए। 36.5% वोट हमको मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, दोबारा सरकार बन गई। तब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री से लेकर इनके अनुषंगिक संगठनों के लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी को हम समाप्त कर देंगे। हमने उनकी चुनौती मानी, सदन के अंदर मैंने चुनौती मानी। मैंने कहा, सुन लो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, तुम और तुम्हारी औलादें कभी समाजवादी पार्टी को समाप्त नहीं कर पाएंगे। ये मेरा रिकॉर्ड का भाषण है। अब यहां पर निर्मल जी कह रहे थे, ये मेरा लिखित में भाषण है, वहां पर लिखा हुआ है मिनट टू मिनट में। मैंने समाजवाद वो मंत्र है जिस मंत्र से दुनिया में मोहब्बत कायम होती है। समाजवाद वो मंत्र है जिसमें समाजवादी इक्वलिटी और संपन्नता होती है, बराबरी होती है। इस समाजवाद को आप नहीं, आपके पुरखे नहीं खत्म कर सकती। ये समाजवाद, ये समाजवादी लोगों ने भारत में आजादी दिलाने का काम किया। तुम्हारे लोगों ने तो मुखबरी के अलावा कुछ काम नहीं किया। सिर्फ बीजेपी के लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी के अलावा कोई काम नहीं किया। अगर इस देश में आज आजादी है तो वो समाजवादियों की वजह से है, और देश के समाजवादियों ने अपना खून पसीना बहा करके इस देश की आजादी दिलाई। 1952 से चुनाव हो रहा है और 52 से चुनाव होते होते समाजवादी पार्टी के भी पक्ष में आती है, कभी विपक्ष में आती है, लेकिन समाजवादी पार्टी मनोबल ऊंचा रखने वाली पार्टी है। हम सबसे इसलिए कहना चाहते हैं कि आंदोलन है, एक चुनाव भी आंदोलन है। इस चुनाव में आप लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ। आगे इसलिए बढ़ाओ कि इसी से हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। अगर इससे कहीं चूक हो गई तो उतना ही हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप मेरी प्रार्थना पर तो ध्यान देते ही हैं। अभी यहां कह दिया कि नरेश उत्तम जी लोकसभा जाएंगे। मैंने अपने मन से टिकट मांगा। डॉक्टर अशोक पटेल जी बैठे हैं, हम दोनों लोग टिकट के दावेदार, और दोनों लोगों में मैंने डॉक्टर साहब से अनुरोध किया कि डॉक्टर साहब, आप 2 बार पार्लियामेंट के मेंबर चुन लिए गए हो, मैं विधान परिषद और विधानसभा का सदस्य बन पाया हूं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं लोकसभा में एक बार अगर चला जाऊं तो मेरा भी मनोबल ऊंचा हो जाए। डॉक्टर साहब,
ने मुझे समझाने का प्रयास किया, लेकिन मैंने इनको समझाया कि डॉक्टर साहब आप लोकसभा देख चुके हो, लोकसभा के साथ दूसरे सदन भी होते हैं, सदन और भी है, जैसे विधानसभा विधान परिषद, ऐसे वहां भी सदन है। हिंदुस्तान में 542 लोकसभा के सदस्य हैं। इसके साथ साथ एक पैनल, एक उच्च सदन भी होता है। अगर निगाह लगाओ तो आप तो लोकसभा हो गए हो, मुझे जिताओ और मैं दूसरे सदन में पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब ने माना और मुझे लोकसभा का सदस्य का प्रत्याशी बनाया गया। और आज जब मैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की कुर्सी पर और लोकसभा का उम्मीदवार बना, तो मैं जानता हूं कि लोकसभा चुनाव जनता का चुनाव है, 6 विधानसभा का चुनाव है। श्यामलाल जी ने छक्का मारने की बात कह दी, तो अगर छक्का मारना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे संगठन के कामों में फुर्सत नहीं मिलेगी। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात किया कि मैं बेस्ट हो गया, आप चाहो तो इसका कोई विकल्प निकाल लो। तमाम ऐसे कार्यकर्ता है जो इन कुर्सियों पर बैठा दिए जाएंगे तो मुझसे भी बेहतर काम करेंगे। उनमें श्यामलाल पाल है। मैं जानता हूं इनके कर्म को। ये भले ही अपने को कमजोर समझे, अपने को गलतियां पाल समाज करके, अपने को हीन भावना का शिकार बता करके ये बात करे, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि ये चरित्रवान नेता है। ये पाल समाज में पैदा हुए हैं, समाज सुधार के लिए पैदा हुए हैं। मैंने शुभकामनाएं और साधुवाद देता हूं कि आपकी ताकत से समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की पार्टी आगे बनेगी। और मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ना प्रारंभ कर दिया। मुझसे पत्रकार भाइयों ने पूछा कि क्या आपको हटा दिया गया? मैंने कहा क्यों? कहने लगे वो श्यामलाल पाल बन गए। तो मैंने तुम्हें बाद में मालूम है, मुझे तो पहले से मालूम है कि श्यामलाल पाल बन गए। श्यामलाल बन गए मुझे मालूम है ना। तो कहने लगे इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हमने कहा हमारी कोई प्रतिक्रिया है, जो हमारे मन से काम हो उसमें कोई प्रतिक्रिया होती है। मुझे खुशी है कि श्यामलाल पाल का चुनाव मेरी जगह हो गया, मुझसे बढ़िया काम करेगा और समाज को जोड़ेगा। और मेरी इच्छा थी पहले से कि मैं लोकसभा लड़कर लोकसभा में जाऊं और समाजवादी आंदोलन को मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में, पंजाब में, हरियाणा में, कर्नाटक तक फैलाऊं। ये मेरी इच्छा है कि समाजवादी पार्टी विनय गुप्ता जी वहां तक पहुंचे। अभी हमारी 10 साल है काम करने की हिम्मत, और इस समाजवादी पार्टी को हम उत्तर प्रदेश के परिधि से निकालकर देश के पैमाने पर अखिलेश यादव के नाम पर ले जाना चाहते हैं। ये हमारा सपना है। जब हम लोकसभा के सदस्य होंगे तो हमको जहाज का पास मिलेगा, हम भी उड़ेंगे मध्य प्रदेश, हम भी जाएंगे कर्नाटक और बनाएंगे पार्टी को, और अखिलेश यादव को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। मुझसे लोगों ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन तो बना लिया, पर इसका चेहरा कौन है? मैंने तुम्हें चेहरा नहीं अभी समझ में आ रहा, तुम्हें मीडिया के लोगों नहीं चेहरा समझ में आ रहा। मैं नरेश उत्तम पटेल होश हवास में कहता हूं, अखिलेश यादव इज द बेस्ट फेस ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप। अखिलेश यादव इज द बेस्ट फेस ऑफ पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टरशिप का बढ़िया चेहरा है। हमारा प्रयास होगा, हमारा तो प्रयास था कि मुलायम सिंह यादव भारत के प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों ने, पूंजीवादी ताकतों ने मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। मुलायम सिंह अपने हौसले से, आप सबके आशीर्वाद से भारत के रक्षा मंत्री बने और बेनी वर्मा जी को संचार मंत्री बनाकर पेट्रोलियम मंत्री जनेश्वर मिश्रा को बना दिया। मुलायम सिंह पूरे देश में जाने लगे। लेकिन बैड लक हम लोगों का कि मानी मुलायम सिंह प्रधानमंत्री नहीं हुए। अगर मुलायम सिंह प्रधानमंत्री हो गए होते तो शायद देश का कायाकल्प होगा। लेकिन फिर भी हम नहीं घबराए कि धरती पुत्र का बेटा अखिलेश यादव मिल गया, इसको दिल्ली की कुर्सी में जरूर पहुंचाने का हम जैसे लोग प्रयास करेंगे। बताओ साथियों, ये आप प्रयास सार्थक करोगे कि नहीं? हाथ उठाकर बताओ ईमानदारी से। ये मेरा सपना कि इस देश में जब किसान की तरक्की करने वाली बात होगी, जब इस देश में पिछड़ों को, दलितों को, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उनको उठाने की बात होगी, तो ऐसी पार्टी कौन है? समाजवादी पार्टी, जिसका दृष्टिकोण साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसलिए मैंने 2017 में नारा लगा दिया था कि नो कंफ्यूजन, नो मिस्टेक, ओनली अखिलेश, ओनली अखिलेश। आज वो दिख रहा है।
आज वो दिख रहा है। अब पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। अखिलेश जी ने इंडिया गठबंधन में 17 सीटें कांग्रेस को दे दी। एक सीट ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री है उनको दिया। 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। मैंने अखिलेश यादव जी से कहा कि आपने कांग्रेस को ऊर्जा दिया, 60 सीटों की जगह 17 दे दिया, और अब भी अगर वो कम मानते हो तो उन्हें ये बताओ कि तुमको 70 सीटें दे दिया। अगर अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में राहुल के साथ ऐसे खड़े हो जाएंगे, ऐसे अगर खड़े हो गए राहुल के साथ, राहुल गांधी के साथ, तो मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का बाजा बच जाएगा। राजस्थान में भी इंडिया गठबंधन कांग्रेस का वहां पर बोलबाला हो जाएगा। तो अखिलेश यादव को जो हाथ पकड़ेगा वो सोना हो जाएगा। मैंने पकड़ा, मैं आज प्रदेश में चर्चा में हूं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इस विचार को कभी कमजोर मत होने देना। ये विचार मेरा भावुक विचार नहीं है, ये मेरे दिल का विचार, ये पिछड़ों के, गरीबों के, किसानों के दिल का विचार है। सब लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव इतनी सीटें लेकर जाए कि भारत के प्रधानमंत्री बन जाए और इस देश का कायाकल्प हो जाए। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले, पिछड़ों को उनका आरक्षण मिले, दलितों को उनका आरक्षण मिले, अकलियत के भाइयों को सुरक्षा और सम्मान मिले, महिलाओं का सम्मान हो, कुटीर उद्योगों की तरक्की हो। हमारे देश में कुटीर उद्योगों का सर्वनाश कर दिया गया। ये बात चौधरी चरण सिंह कहते थे, कुटीर उद्योगों का विकास होना चाहिए, उसी से देश में नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य, हमारे देश के अंदर पूंजीवादी ताकतें कभी भी छोटे छोटे कारखानों को चलने नहीं देती है। इस देश के अंदर वो मनमानी करती है कि हमारे बड़े उद्योगों के माध्यम से भारत की तरक्की होगी। लेकिन चौधरी चरण सिंह का विचार था, डॉक्टर लोहिया का विचार था कि कुटीर उद्योगों से, जैसे चाइना, चीन के अंदर छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, तभी आप देख रहे होंगे झालर से लेकर टार्च तक चाइना की मिलती है। अगर हम लोग कुटीर उद्योगों को बल दे देंगे, कुटीर उद्योगों को ताकत देंगे, तो हमारे यहां से बेरोजगारी दूर होगी। आज बेरोजगारी में हमारे देश के अंदर हिंसा है, बेरोजगारी की वजह से गरीबी है, और गरीबी की वजह से आज हिंसा है। इसीलिए आज कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। हम आदमी तो सुरक्षित छोड़ दो, बैंकों में रुपया नहीं सुरक्षित है। ये गारंटी देने वाले, जो मान सिंह ने कहा, ये गारंटी देने वाले काला धन लाने की बात करते थे, लेकिन काला धन तो नहीं आया। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जमा हुआ जो बचत का पैसा है, सेविंग अकाउंट हो चाहे वो आपका एफडी हो, जो बैंक में जमा है, वो भी सुरक्षित नहीं है। कब किसका पैसा कौन निकाल कर भाग जाए। आपने देखा किसी देश से लाखों करोड़ रुपए लेकर के इसी सरकार में लोग भाग गए। हमारा आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। हम न घर में पैसा सुरक्षित रख सकते हैं, न हम बाजार में लेकर चल सकते हैं, न हम बैंकों में सुरक्षित रह सकते हैं। बैंकों में जमा हुआ पैसा अगर आपका डूब गया तो भारत सरकार के माध्यम से जो बैंक की व्यवस्था है, वो कह रहे हैं तुम्हारे 30 लाख रुपए जमा थे, बैंक डूब गई तो तुम्हें 5 लाख देंगे, 25 लाख निपट गए, तो कहां हमारी सुरक्षा है? हमारी कहीं सुरक्षा नहीं है। इन सवालों पर ही हिंदुस्तान में चर्चा होना है। इसीलिए मैं लोकसभा जाना चाहता हूं कि मोदी ने जो मनमानी की है, उस मनमानी को ठीक करेंगे। नोटबंदी के सवाल पर भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कभी रंग बदल देते हैं, रंग बदल देते हैं नोट का, कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, कभी नीला, लेकिन वैल्यू नहीं कभी उसकी मजबूत कर पाए। इन्होंने ही कहा था कि हम रुपए की वैल्यू, मुद्रा की वैल्यू बढ़ाएंगे। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि रुपए की वैल्यू भारत में कहां चली गई। 63 रुपए वाला डॉलर आज 85 रुपए का हो गया। ये हमारी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। हमारे देश की कृषि व्यवस्था को चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे देश के अंदर चिकित्सा व्यवस्था को चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए मित्रों, इन चौपट करने वालों को हम भी इतनी मशीन दबा देंगे कि ये भी चौपट हो जाए और लंपट हो जाए, भागे यहाँ से। आने दे किसानों की सरकार, आने दे नौजवानों की सरकार, यहाँ समता मूलक समाज बने और भाईचारा मजबूत हो। जब भाईचारा मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा, क्योंकि हमारा देश गंगा जमुनी की तहजीब का देश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई की संस्कृति का देश है। इस देश में हम सब लोग मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, हम किसी से किसी तरीके की कोई गलती न करें, यह हम सबका प्रयास होगा। और इसी प्रयास के साथ ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है। इस लोकसभा के चुनाव में आप सभी से मैं आशीर्वाद की कामना करता हूं कि आपका आशीर्वाद मुझे सदैव मिला है, सदैव मिला है। और फिर मुझे एक बार इस लोकसभा के चुनाव में आसपास के गांव में इस बात को, संदेश को मेरे फैलाओ, मेरी विनती को, मेरी प्रार्थना को जन जन तक बताओ और इस इलाके से पूरे जिले से सबसे ज्यादा वोट दिला दो। तब तो मेरी कुव्वत है, तब तो आपकी मेहनत सफल होगी। ये बताओ कि यहाँ से सबसे ज्यादा वोट डाल करके, डलवा करके आप लोकसभा में समाजवादी पार्टी को जिताओगे। हाथ उठाकर ताली बजाकर एक बार आपसे चाहता हूं कि आप जोरदार ताली बजाकर समर्थन दें, आशीर्वाद दें। ताली बजाकर आपने स्वागत किया, समर्थन देने का वचन दिया। मैं भी वचन देता हूं, मैं भी वचन देता हूं कि आपके अरमानों में मैं खरा उतरूंगा, खरा उतरूंगा और कभी भी आपके सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा। मेरे प्राण चले जाए पर आपका सम्मान सुरक्षित रहेगा। इन शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। और बाहर के जो लोग आए हैं, मैं नाम तो नहीं ले पा रहा, जानता सबको हूं, मैं उनका भी बहुत आभारी हूं कि वो मुझको ताकत देने के लिए आए और सब लोग यहां पर हमारी हिम्मत बढ़ाने आए। इन सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक अपने विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र पटेल और उनके सभी साथियों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया है, जो लोग इस चुनाव में सहयोग दे रहे हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय भारत, जय समाजवाद।